तो मेटाबॉलिक एक्सक्रीशन, मेटाबॉलिक रिएक्शंस का मतलब क्या है? ऑल द सम ऑफ ऑल द रिएक्शंस दैट इज टेकिंग प्लेस इन योर बॉडी। जितने भी केमिकल रिएक्शन आपकी बॉडी में हो रहे हैं उनको सबको मिला लो तो उसको बोलेंगे मेटाबॉलिक रिएक्शन। तो ये मेटाबॉलिक रिएक्शंस की वजह से कुछ टॉक्सिक सब्सटेंसेस जनरेट होते हैं। अब ये टॉक्सिक सब्सटेंसेस को बॉडी में से निकालना जरूरी है। अगर नहीं निकाला तो दे वुड बी हार्मफुल, आप बीमार पड़ सकते हैं। तो सबसे पहले तो एक्सक्रीशन का मतलब है रिमूवल ऑफ लिक्विड नाइट्रोजनस वेस्ट। यहाँ पे इतना स्पेसिफिक नहीं दिया है, वी विल सी द डेफिनेशन ऑफ योर टेक्स्ट बुक ऑल्सो। योर टेक्स्ट बुक सेज द बायोलॉजिकल प्रोसेस involved in the removal of harmful metabolic waste from the body is called excretion। तो यहाँ पे सारे हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट को कंसिडर कर लिया है, बट जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे ना तो आप पढ़ेंगे एक्सक्रीशन इज रिमूवल ऑफ लिक्विड नाइट्रोजनस वेस्ट। फर्क समझ में आ रहा है आपको? यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजनस वेस्ट की बात होती है जो किडनीज बनाती है या फिल्टर आउट करती है ब्लड में से। यहाँ जब मैं बोलती हूँ रिमूवल ऑफ हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट, इसमें सारी चीजें आ गई। वो गैस भी हो सकता है, वो सॉलिड भी हो सकता है, वो लिक्विड भी हो सकता है। द फैक्ट इज कि जो सॉलिड वेस्ट होता है उसके रिमूवल को इजेशन कहते हैं, जो कि एनस के थ्रू होता है। एंड दिस इज अ पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। पढ़ चुके हैं ना हम ये? तो यस और नो? एक्सक्रीशन डाइजेस्टिव सिस्टम में आता है? नहीं, मैं ऐसा बोल रही हूं कि आपका जो वेस्ट है, मेटाबॉलिक वेस्ट, बहुत सारी तरह का हो सकता है। मेटाबॉलिक वेस्ट कैन बी सॉलिड, लिक्विड और गैस। जो सॉलिड मेटाबॉलिक वेस्ट है उसको कौन बाहर निकालता है? उसको डाइजेस्टिव सिस्टम बाहर निकालता है। कैसे? एनस के थ्रू। याद करो डाइजेशन का प्रोसेस। अनवांटेड अनडाइजेस्टेड फूड गोज टू लार्ज इंटेस्टाइन, और लार्ज इंटेस्टाइन में से वो एनस में जाता है एंड एनस विल थ्रो इट आउट ऑफ द बॉडी। याद आया आपको? यस मैम। हाँ मैम आ गया। जो गैसियस वेस्ट है, गैसियस वेस्ट का मतलब मेनली है कार्बन डाइऑक्साइड। तो हु टेक्स केयर ऑफ दिस गैसियस वेस्ट? इट इज द रेस्पिरेटरी सिस्टम, इजंट इट? ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये ब्लड से लंग्स में पहुंचती है, और लंग्स से ट्रैकिया में पहुंचती है, और ट्रैकिया से नोज में जाती है, और नोज से ये बाहर आ जाती है ना? तो इसको हम रेस्पिरेटरी सिस्टम में इंक्लूड करेंगे, इसको हम एक्सक्रीटरी सिस्टम में इंक्लूड नहीं करेंगे। एक्सक्रीटरी सिस्टम में सिर्फ क्या इंक्लूड होगा? यूरिन, क्योंकि वो लिक्विड फॉर्म में हम बाहर डालते हैं। और यूरिन किससे बनता है? यूरिन बनता है नाइट्रोजनस वेस्ट से। नाइट्रोजनस वेस्ट कहां से आया आपकी बॉडी में? जब प्रोटीन डाइजेस्ट होता है। तो जनरली डाइजेशन ऑफ प्रोटीन विल गिव यू नाइट्रोजनस वेस्ट, जिसको कि हम यूरिया में कन्वर्ट कर देते हैं। एंड आफ्टर कन्वर्टिंग इट टू यूरिया इट इज थ्रोन आउट एंड दैट इज नोन एज एक्सक्रीशन। तो आप एक्सक्रीशन किसको बोलोगे? एक मिनट। हाँ ओके, तो मैं आपको ये बता रही थी कि जो मेटाबॉलिक वेस्ट है, रिमूवल ऑफ सॉलिड मेटाबॉलिक वेस्ट इज नोन एज इजेशन, and this is done by your digestive system. Removal of gaseous metabolic waste, mainly carbon dioxide, is taken care of by your respiratory system. Liquid nitrogenous waste जब हम excrete उसको हम excrete करते हैं। So removal of liquid nitrogenous waste is known as excretion. Clear है इतना?
Yes, ma'am. ओके, अभी आपकी टेक्स्ट बुक में क्या लिखा है वो भी पढ़ लेते हैं। कौन पढ़ेगा? पढ़ो ये पहला पैराग्राफ। मैं नहीं, मैं थक गया हूँ। श्लोक पढ़ेगा। श्लोक आज ही पढ़ना Yes, ma'am. We have already discussed how organisms get rid of gaseous waste generated during photosynthesis or respiration. Other metabolic activities generate nitrogenous material which need to be removed. The biological process involved in the removal of this harmful metabolic waste from the body is known as excretion. Different organisms use va- va- various strategies Right. varied strategies to do this. Many unicellular organisms remove this waste by simple diffusion from the body surface into the surrounding water. As we have seen in other processes, complex multicellular organisms use specialized organs to perform the same function. तो देखो, जब प्लांट्स में यही चीज होती है, प्लांट्स के लिए वेस्ट क्या है? प्लांट्स के लिए वेस्ट है ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन कैसे रिमूव होती है? प्लांट्स के अंदर स्टोमेटा होते हैं, स्टोमेटा में से ऑक्सीजन बाहर डिफ्यूज हो जाती है। तो प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड अंदर। हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाएगी इन द सेम वे स्टोमेटा से। तो जो फोटोसिंथेसिस का वेस्ट मटेरियल है दैट इज ऑक्सीजन, उनके लिए वेस्ट है, हमारे लिए तो लाइफ गिवर गैस है, तो दैट इज गिवन आउट बाय स्टोमेटा। हमारा जो वेस्ट है रेस्पिरेशन का दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, उसको रिमूव करने के लिए आपके पास रेस्पिरेटरी सिस्टम है। पर जो नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस हैं उसके वेस्ट को रिमूव करना है तो उसे एक्सक्रीशन कहते हैं। अब दो तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यूनिसेल्यूलर एंड मल्टीसेल्यूलर। तो जब हम यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं, एग्जाम्पल बताएंगे इसके? अमीबा, पैरामीशियम। वेरी गुड, अमीबा एंड पैरामीशियम। कहाँ रहते हैं ये? लैंड में रहते हैं या वाटर में रहते हैं? हम वाटर में रहते होंगे। वाटर में ही रहते हैं। तो ऑल दिस ऑर्गेनिजम्स जो कि यूनिसेल्यूलर हैं, ये यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स दे लिव इन वाटर। तो जब ये पानी में रहते हैं दे आर सराउंडेड इन वाटर, राइट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सपोज एक अमीबा है यहाँ पे। अब अमीबा के अंदर जो भी वेस्ट जनरेट हुआ, ये मैंने उसका न्यूक्लियस बनाया है, जो भी वेस्ट जनरेट हुआ वो डायरेक्टली वाटर में डिफ्यूज हो जाएगा बाहर। क्यों बाहर डिफ्यूज होगा? क्योंकि यहाँ पे वेस्ट का कॉन्सेंट्रेशन इज हाई, बाहर वेस्ट का कॉन्सेंट्रेशन इज लो। तो चीजें हमेशा कहां से कहां मूव करेगी? फ्रॉम हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन कॉन्सेंट्रेशन, टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को कहते हैं डिफ्यूजन, है ना। तो ये तब पॉसिबल है व्हेन द ऑर्गेनिज्म इज यूनिसेल्यूलर एंड इट इज सराउंडेड बाय वाटर। सेम चीज होगी पैरामीशियम में। ये तुम्हारा पैरामीशियम है, ऐसा कुछ दिखता है, ये उसका न्यूक्लियस, यहाँ पे बहुत सारे सीलिया होंगे। तो जो नाइट्रोजनस वेस्ट या कोई सा भी वेस्ट है वो डायरेक्टली बाहर वाटर में डिफ्यूज हो जाएगा। लेकिन जब हम मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स कॉम्प्लेक्स होते हैं, उसमें जो वेस्ट जनरेट हो रहा है वो भी बहुत सारा हो रहा है। और मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म की बॉडी का हर एक सेल एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में नहीं है, तो यहाँ डिफ्यूजन से बात नहीं बनेगी। यहाँ आपको एक स्पेशल सिस्टम चाहिए होगा। अलग अलग ऑर्गेनिजम्स, क्योंकि हमारी बॉडी जो थोड़ी मतलब साइज बड़ी, तो डिफ्यूजन मतलब काफी नहीं होगा इसलिए। करेक्ट, डिफ्यूजन काफी नहीं होगा। और दूसरा, द अमाउंट ऑफ वेस्ट जनरेटेड इज ऑल्सो मोर। तो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग ऑर्गन्स हैं। जैसे किसी के पास नेफ्रीडिया होगा, जो अर्थवर्म है उसके पास नेफ्रीडिया होता है एक्सक्रीशन के लिए। ह्यूमंस हैं उनके पास किडनीज होती है एक्सक्रीशन के लिए। तो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैव वेरिड ऑर्गन्स फॉर एक्सक्रीशन। हम अभी बात करेंगे ह्यूमन बीइंग्स की। सो व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग्स, किससे होगा? एक्सक्रीटरी सिस्टम से होगा। एक्सक्रीटरी सिस्टम कैसा दिखेगा?
ऐसा दिखेगा जैसा यहाँ पे दिख रहा है। क्या क्या है एक्सक्रीटरी सिस्टम में, देखो दिस इंक्लूड्स, हाँ क्या है, एक तो है पेयर ऑफ किडनीज, ये रही, 2 किडनी है, ध्यान से देखिए, एक किडनी थोड़ी सी नीचे है और एक किडनी थोड़ी सी ऊपर है। कैन यू सी दैट द लेवल वेरीज? यस मैम। मैम क्योंकि उसकी बॉडी थोड़ी टेढ़ी है नहीं, इसकी बॉडी टेढ़ी नहीं है, सबकी बॉडी में ऐसा है। आपकी जो लेफ्ट किडनी है वो थोड़ी सी ऊपर है और जो राइट किडनी है वो थोड़ी सी नीचे है। सो यू हैव अ पेयर ऑफ किडनीज बट यू कैन ऑल्सो सर्वाइव ऑन अ सिंगल किडनी। इतनी एफिशिएंट होती है वो कि आप एक किडनी पे भी सर्वाइव कर सकते हो। तो कभी ऐसा लगे, हाँ बोलो। मैम एक लंग के साथ भी रह सकते हैं ऐसे तो, एक किडनी के साथ रह सकता है तो। हाँ एक किडनी, क्या बोला तुमने? एक मतलब वो फेफड़े बोल से। रहा है वो एक लंग से भी तो रह सकते हैं मैम हम नहीं, लोग। वो मुझे ऐसा चेक करना पड़ेगा, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। मैम ऐसे आधे दिल से भी रह सकते हैं, आधे दिमाग से भी रह नहीं नहीं, सकते हैं। ये ऐसा नहीं है भाई, ऐसा नहीं है। डोंट एक्सट्रापोलेट इट सो मच, दिस अप्लाइज ओनली टू किडनी, नॉट टू लंग्स और लिवर और हार्ट और एनीथिंग। ठीक है, ऐसा किसी के साथ कर भी मत देना डॉक्टर बन के। एनीवेज, तो मैंने आपको ये बात इसलिए बताई है कि कभी आपको ऐसा लगे कि अब आईफोन नहीं मिला तो जान चली जाएगी, तो आप एक किडनी बेच सकते हो, 1.5 लाख 2 लाख आपको मिल जाएगा and you can pamper yourself with iPhone. So we have a pair of kidneys. Then what do we have? We have a pair of ureter. देखो ureter क्या है, ये जो ट्यूब है ना जो किडनी से यूरिन कलेक्ट करके नीचे की तरफ जाती है उसको बोलते हैं अ पेयर ऑफ यूरेटर। अब ये किडनी जो यूरिन बना रही है वो कहाँ इकट्ठा होगा? वो इकट्ठा होता जाएगा यहाँ यूरिनरी ब्लैडर में, और ये यूरिनरी ब्लैडर का जो ओपनिंग है जिसके थ्रू आप यूरिन बाहर रिलीज करते हो उसको बोलते हैं यूरेथ्रा। तो अब यहाँ जानने की बात ये है कि आपका जो किडनी है वो यूरिन कंटिन्यूअसली बनाता है, पर आप यूरिन कंटिन्यूअसली एक्सक्रीट नहीं करते हो, उसको स्टोर करने के लिए आपके पास यूरिनरी ब्लैडर है। तो अगर आप हर पीरियड के बाद बोल रहे हो मैडम मे आई गो टू वॉशरूम, मतलब आप मैडम का मामू बना रहे हो। तुम्हारे यूरिनरी ब्लैडर की एक कैपेसिटी है भाई जो यूरिन कलेक्ट कर सकता है। एवरी पीरियड हाउ कैन यू यूरिनेट? यू कैन नॉट, बायोलॉजिकली स्पीकिंग। मैम हो सकता है मैम, हर एक मतलब 40 मिनट बाद तो हो जाती है मैम। देखो जनरली तो नहीं होती है, ये मैम डिपेंड करता है GFR, दैट इज योर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट पे। तो ये बात आपको भी पता है कि मोस्टली आप जब बोलते हो मे आई गो टू वॉशरूम, मतलब आप वॉशरूम में जाके सभा करने वाले हो। मैं बच्चों को बोलती हूँ एक साथ 7-8 बच्चे आ जाते हैं, मतलब मैडम मे आई गो टू मैम वॉशरूम। मतलब बायोलॉजी की टीचर को बार बार नहीं पूछने का। बायोलॉजी के टीचर को बार बार नहीं पूछने का, उनको पता चल जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। हाउ इज यूरिन प्रोड्यूस्ड? कैसे बनाते हैं यूरिन? तो देखो यूरिन के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ब्लड में जो पानी पीना नाइट्रोजनस पड़ेगा। वेस्ट है उसको फिल्टर करना पड़ेगा। सो मेकिंग यूरिन इज नथिंग बट फिल्टरिंग आउट वेस्ट फ्रॉम ब्लड। और इसीलिए ब्लड इतना इंपॉर्टेंट है, सारी चीजें उसी से तो ट्रांसपोर्ट हो रही है। जैसे पहले ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड था जिसको किसने रिमूव किया? लंग्स ने रिमूव किया। वैसे ही ब्लड के नाइट्रोजनस वेस्ट को कौन रिमूव करेगा? किडनी रिमूव करेगी। अब एक बात ये भी समझ लो कि ये जो नाइट्रोजनस वेस्ट है इट कैन बी रिमूव्ड इन 3 डिफरेंट वेज। नाइट्रोजनस वेस्ट कैन बी रिमूव्ड आउट फ्रॉम द बॉडी इन 3 वेज। कौन से 3 वेज? एक है यूरिया, दूसरा है यूरिक एसिड और तीसरा है अमोनिया। मुझे इसको ना एक ऑर्डर में लिखना चाहिए, पहले आएगा अमोनिया, फिर आएगा यूरिया और फिर आएगा यूरिक एसिड। अब ये सबसे ज्यादा टॉक्सिक होता है, मैक्सिमम टॉक्सिक होता है, और इसको एक्सक्रीट करने के लिए बहुत सारा पानी चाहिए होता है। इतना सारा वाटर कहाँ अवेलेबल है? रिवर में ही अवेलेबल है। तो अमोनिया कौन एक्सक्रीट कर सकता है? फिशेज एक्सक्रीट कर सकती है, हम नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास इतना सारा वाटर है ही नहीं, हमको तो वाटर कंजर्व करना है।
तो हम क्या एक्सक्रीट करेंगे, हम यूरिया एक्सक्रीट करेंगे, जो कि मॉडरेटली टॉक्सिक है और उसके लिए पानी की रिक्वायरमेंट भी एवरेज है, बहुत ज्यादा नहीं है। एवरेज अमाउंट ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड टू एक्सक्रीट अमोनिया। तो मैमल्स यानी कि हम क्या एक्सक्रीट करते हैं, यूरिया एक्सक्रीट करते हैं। अब आ जाते हैं रेप्टाइल्स पे, जो डेजर्ट में रहते हैं, या तो एव्स मतलब बर्ड्स जो हवा में उड़ते हैं। इनके पास वाटर की कमी होती है, तो इनको वाटर कंजर्व करना है, इसलिए ये क्या एक्सक्रीट करेंगे, यूरिक एसिड। कुछ इंसेक्ट्स भी यूरिक एसिड एक्सक्रीट करते हैं। तो जो भी वो गुड लक चार्म होता है ना, पिजियन जो आपके ऊपर गिराता है, वो बेसिकली क्या है, वो यूरिक एसिड है। अगर आपने कभी लिजार्ड का एक्सक्रीटा नोट किया हो, ब्लैक कलर का क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, तो वो भी यूरिक एसिड है। तो ये कम टॉक्सिक है और इसमें वाटर सबसे कम लगता है। लीस्ट अमाउंट ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड टू मैम फिर माउस, यूरिक एसिड। मैम माउस माउस मैमल है, तो वैसे माउस का यूरिया होना चाहिए, बट जो मैंने माउस का एक्सक्रीटा देखा है वो तो मुझे यूरिक एसिड जैसा लगता है। जस्ट गिव मी 1 मिनट। मैम एक्सक्रीटा आपने देखा, कोई अजीब नहीं लगा बिल्कुल भी? क्यों अजीब लगेगा भाई, पढ़ने के लिए देखा था। एक्सक्रीटा मैम उसको देख के सबको उल्टी आती है। नहीं, उसका इतना गंदा नहीं होता कि उल्टी आए। बाप रे बाप। मतलब उसमें मॉइस्चर कंटेंट कम होता है ना, तो इट इज काइंड ऑफ ड्राई। मैं एक बार ना गूगल में देख लूं। मैं वही देख रही हूँ, एलेंटोइन दिखा रहा है। आई थिंक नो, इट इज नॉट यूरिक एसिड। It is not uric acid in mice. Okay. Anyways. टैडपोल, उसका एक्सक्रीटा टैडपोल जैसा लगता है। हाँ, करेक्ट, यू आर राइट विद दैट। तो एनीवेज आप याद रखेंगे कि नाइट्रोजनस वेस्ट 3 फॉर्म में एक्सक्रीट किया जा सकता है, अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड। मैमल्स यानी ह्यूमन बींग्स क्या एक्सक्रीट करते हैं, यूरिया यूरिया करते हैं। ओके, कैसे करते हैं वो भी देख लेते हैं। सो लेट अस कम बैक टू एक्सक्रीशन। अच्छा, फटाफट से मुझे बता दो एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या क्या है। हम पहले अपनी किडनी, यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा। करेक्ट। अब हम देखते हैं कि ये किडनीज करती क्या है, और किडनीज ब्लड को फिल्टर करके यूरिन कैसे बनाते हैं। अच्छा, डायग्राम ड्रॉ करने को बोला तो आएगा ना ये वाला डायग्राम आपको ड्रॉ करना। सीबीएसई को तो, ऑनलाइन है, सीबीएसई ऑनलाइन को ऑनलाइन एमसीक्यूज ही है, बट गुजरात बोर्ड हाँ। स्टूडेंट ये डायग्राम प्रैक्टिस करना है आपको। इट्स अ वेरी इजी वन, लेकिन हमारे में तो कोई है लेबर नहीं ना गुजरात बोर्ड का। क्या बोल रहे हो? अरे वो हमारे एक यहाँ स्टूडेंट ज्वाइन हुआ है ना अभी। है ना, 2 तीर्थ एंड ध्याना आर देयर। क्या है यार सिद्धार्थ। ओके, आपको भी नेक्स्ट एग्जाम सब्जेक्टिव होने वाला है। मैम पर ये नहीं होगा ना ये सिलेबस। बढ़िया रहेगा। Okay, so in then it is then no surprise that basic filtration unit in the kidneys like the lungs। अब ये लाइन को ध्यान से समझो, जिनको OMR देना है ना, MCQs देना है, each line is important। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, जैसे लंग्स कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करते हैं, वैसे किडनीज ब्लड में से यूरिया रिमूव करती है। अब ये लाइन पढ़ो, it is then no surprise that the basic filtration unit in the kidneys like the lungs is a cluster of very thin walled blood capillaries। क्या मतलब बना इसका? इसका मतलब नहीं ये पता बना, चला। हाँ मैं बता देती हूँ, चाहे वो लंग्स हो या वो किडनीज हो, दोनों को फिल्टर किसमें से करना है, ब्लड में से करना है।
मतलब बहुत सारा ब्लड सप्लाई होना चाहिए यहाँ पे। ब्लड सप्लाई कौन लेके जाएगा? कैपिलरीज लेके जाएगी। और बहुत सारा ब्लड सप्लाई होना चाहिए ना, अगर आपको फटाफट फटाफट फिल्ट्रेशन करना है, मतलब सरफेस एरिया बहुत हाई होना चाहिए। तो बहुत सारी थिन वॉल्ड कैपिलरीज, अ क्लस्टर ऑफ थिन वॉल्ड कैपिलरीज विल बी प्रेजेंट इन द लंग्स एज वेल एज इन किडनीज। समझ में आ रही है ये बात? नहीं हाँ मैम, वो मतलब ये लास्ट वाला एक दोनों बार है। फिर से। मैं फिर से बताती हूँ। दोनों चीजें जिनको वेस्ट रिमूव करना है, कौन सी दोनों चीजें? लंग्स और लंग्स किडनी। और किडनी। जिनको ब्लड में से वेस्ट रिमूव करना है, उनके पास क्या होना चाहिए? उनके पास होना चाहिए क्लस्टर ऑफ वेरी थिन वॉल्ड ब्लड कैपिलरीज। बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज होनी चाहिए ताकि ब्लड फटाफट फटाफट यहाँ पे जाए और ये उसमें से वेस्ट निकाल सके। अभी क्लियर? हाँ मैम। Okay. Each capillary cluster in the kidney is associated with the cup-shaped end of coiled tube called Bowman's capsule that collects the filtrate. अब देखो, आपकी जो किडनी है ना, किडनी का एक एक्सक्रीशन यूनिट है। तो किडनी में क्या प्रेजेंट है? किडनी में प्रेजेंट है नेफ्रॉन। स्पेलिंग ध्यान रखना, क्योंकि एक ऐसा आप न्यूरॉन भी पढ़ेंगे। So what is nephron? Nephron is the structural and functional unit of kidney. मतलब किडनी में बेसिकली काम क्या कर रहा है? नेफ्रॉन काम कर रहा है। किडनी फिल्टर करता है ब्लड को, फिर टॉक्सिक वेस्ट उसमें मतलब फिल्ट्रेट हो जाता है। करेक्ट। तो किडनी बनी भी किसकी है? किडनी बहुत सारे नेफ्रॉन्स की बनी हुई है। कितने नेफ्रॉन्स की मिलियंस बनी ऑफ हुई है? नेफ्रॉन। Yes, each kidney has millions of nephrons. तो आप याद रखेंगे, structural and functional unit of kidney is nephron. इसी तरह हाँ हमारी किडनी हाँ बोलिए। हमारी किडनी तो मतलब एक क्या कहता है, एक दो मतलब एक मुट्ठी जितनी होगी, तो उसमें नेफ्रॉन एकदम छोटे छोटे, जल्दी कैसे करेंगे बहुत फिल्ट्रेट छोटे ब्लड। होते हैं। पहली बात, किडनी मुट्ठी जितनी नहीं होती, किडनी मुट्ठी से बड़ी होती है। इट इज बिगर हाँ देन मतलब योर जितना फेस। भी, पर उसमें इतने छोटे वही मिलियन, तो इतनी जल्दी कैसे हो? क्योंकि बहुत सारे होते हैं ना, और उसमें बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज है, छोटी 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 ऐसे करके। तो क्योंकि ये ब्लड कैपिलरीज बहुत ही माइन्यूट है, यहाँ पे सरफेस एरिया इज क्वाइट हाई, और वो बहुत सारा ब्लड फिल्टर कर पाते हैं 1 सेकेंड में। जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे ना, तो आप पढ़ पाएंगे कि एक्चुअली जीएफआर मतलब होता है ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट। फिल्ट्रेशन रेट, जो कि आपको एग्जैक्टली बताएगा। 11th स्टैंडर्ड में ये चैप्टर आएगा आपको, अगर आपने बायो लिया तो, जो आपको एग्जैक्टली कैलकुलेट करके बताएगा कि 1 सेकेंड में आपकी दोनों किडनीज मिल के कितना ब्लड फिल्टर करती हैं। तो आपकी किडनी की जो एफिशिएंसी है, इट इज क्वाइट हाई। ठीक है। तो ये सारा काम कहाँ हो रहा है? ये सारा काम हो रहा है नेफ्रॉन में। ऐसी ही एक चीज होती है न्यूरॉन। स्पेलिंग में बहुत कम वो फर्क है। हमारे ब्रेन में होता है। हाँ, ब्रेन में कंफ्यूज होता मत है। हो जाना। न्यूरॉन होता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में, और नेफ्रॉन होता है किडनी में। ठीक है। अब हम बेसिकली किडनी का स्ट्रक्चर अगर देखें, तो मैंने आपको बताया कि किडनी में बहुत सारे नेफ्रॉन्स होते हैं। अब नेफ्रॉन किसका बना हुआ है? नेफ्रॉन बेसिकली 3 चीजों का बना हुआ है। एक, बाउमेन्स कैप्सूल। ग्लोमेरुलस। करेक्ट। दूसरा, और एक वो ट्यूबुलर ग्लोमेरुलर। स्ट्रक्चर ऑफ, अब वो क्या फिल्ट्रेट डक्ट होता है एक। और तीसरे होते हैं ट्यूब्यूल्स। हाँ फिल्ट्रेट डक्ट नहीं है। फिल्ट्रेट तो जो ब्लड के अंदर है वो है। हाँ मतलब वो उसमें नहीं आएगा नेफ्रॉन में, क्योंकि आखिरी में तो टॉक्सिक को वही जमा करता है। बता देती हूँ। ये जो मैंने अभी बनाया ना, ये मैंने बनाया बाउमेन्स कैप्सूल। तो ये तो हो गया आपका बाउमेन्स कैप्सूल। ये जो मैं बना रही हूं अभी, ये है ट्यूब्यूल, ट्यूब्यूलर पार्ट, ऐसा होता है।
यहाँ पे ये अगेन इट कंटिन्यूस, ठीक है। तो अलग अलग पार्ट अभी मैं लेबल भी करके दिखाऊंगी। तो ये हो गया आपका बाउमेंस कैप्सूल, और बाउमेंस कैप्सूल के अंदर देयर इज अ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। ये जो नेटवर्क ऑफ इनका क्या फंक्शन होता है ग्लोमेरुलस का? करेक्ट, ये है ग्लोमेरुलस, जहां पे एक्चुअली ब्लड एंटर करेगा और फिल्टर होगा। अब ऐसा समझ लो कि जैसे आपके पास चाय थी, आपके पास ये छन्नी भी थी चाय छानने वाली जिसमें होल्स हैं, तो आपने जो चाय डाली इसमें तो क्या हुआ, रेसिड्यू ऊपर रह गया और जो लिक्विड पार्ट था वो छन के नीचे आ गया। एम आई राइट? हाँ मैम। तो ये जो छन के नीचे आया ना, इसको बोलते हैं फिल्ट्रेट। तो इसी तरह से ये ग्लोमेरुलस में से जो फिल्ट्रेट होता है वो कहाँ चला जाता है, वो चला जाता है ये ट्यूब्यूल में। तो जो ब्लड को फिल्टर करने के बाद बना है वो है फिल्ट्रेट, और फिल्ट्रेट कहाँ गया, ट्यूब्यूल में गया। अब ये ट्यूब्यूल दो तरह का है, ये वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल का मतलब होता है आगे वाला पार्ट, और डिस्टल का मतलब होता है पीछे वाला पार्ट, और कॉन्वोल्यूटेड का मतलब होता है कॉइल्ड। यहाँ ना जगह बहुत कम है, तो आपको बहुत कम जगह में बहुत सारा पैकिंग करना है, तो उसका एक ही तरीका है कि उसको कॉइल कर दो, तो आप बहुत सारे चीजें उसमें फिट कर सकते हो कम स्पेस में। सो दिस इज प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, दिस इज डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। डिस्टल इसका मतलब होता है पीछे वाला एंड, और ये जो हेयर पिन जैसा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं हेनलेज लूप। क्या बोलते हैं? हेनलेज लूप। हैंडली। यहाँ पे जो बड़े डायामीटर वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको बोलते हैं कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। क्या बोलते हैं? कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। ट्यूब्यूल। ठीक है, तो ये मैंने आपको एक रफ आइडिया दिया है। अब देखना, जो पहली बार में ब्लड फिल्टर होता है ना, इट इज फिल्टर्ड अंडर हाई प्रेशर। अब प्रेशर हाई क्यों है? प्रेशर हाई इसलिए है क्योंकि ये ग्लोमेरुलस का जो डायामीटर है ना वो बहुत ही थिन है। जब कोई चीज थिन डायामीटर से पास होती है तो प्रेशर क्या होगा, बढ़ जाएगा ना। बहुत पानी, हाई होगा। हाँ, जब आप पानी डालते हो पाइप से, तो अगर आप पाइप का जो डायामीटर है वो कम कर लोगे तो पानी एकदम प्रेशर से बाहर आएगा, इजंट इट? तो क्योंकि प्रेशर बहुत हाई है, एकदम से बहुत सारी चीजें फिल्ट्रेट में आ गई, वो चीजें भी फिल्टर हो गई जिसकी हमको जरूरत थी, जैसे कि अमाइनो एसिड, जैसे कि ग्लूकोज, जैसे कि वाटर। तो अगर आपका फिल्ट्रेट बना था 100 ml, तो उसमें से यूरिन बनेगा खाली 1 ml। 99% ऑफ द फिल्ट्रेट इज रीएब्सॉर्ब्ड, वापस से ब्लड में चला जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें काम की चीजें थी, ग्लूकोज था, अमाइनो एसिड थे, वाटर था। तो ये जो फिल्ट्रेट है ना, ये जैसे जैसे नीचे की तरफ जाएगा वैसे वैसे ये कॉन्सेंट्रेट होता जाएगा, इसमें से चीजें वापस निकल के ब्लड में चली जाएंगी, और जब फाइनली ये फिल्ट्रेट यहाँ पहुंचेगा तब ये यूरिन बन चुका होगा, क्योंकि उसमें सिर्फ और सिर्फ वेस्ट बाकी रहेगा। समझ में आ रही है ये बात? वो यूरिन गया तो फिर अब वो यूरेटर में जाएगा ना, फिर वो यूरिनरी ब्लैडर से यूरिया के फॉर्म में आएगा। देखो, जो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल बताया ना मैंने आपको, हाँ। कलेक्टिंग ट्यूब्यूल तक पहुंचते पहुंचते वो यूरिन बन जाएगा। अब सपोज ये तुम्हारी किडनी है, हाँ। यहाँ पे ये सारे नेफ्रॉन्स हैं, बहुत सारे नेफ्रॉन्स हैं, सबके कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं। अब हर एक कलेक्टिंग ट्यूब्यूल मिलके एक कॉमन ओपनिंग बनाएगा, और वो ओपनिंग खुलेगा जाके यूरेटर में। तो सारे कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में से यूरिन कहाँ चला गया? यूरेटर में चला गया। मैम आ रहा है समझ में? मैम तो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल को हम लोग कलेक्टिंग डक्ट भी तो बोल सकते हैं ना? एक ही बात है। देखो,
ट्यूब्यूल का मतलब होता है अ पाइप लाइक स्ट्रक्चर, और डक्ट का मतलब होता है ओपनिंग, जहां से वो बाहर आ रहा है ना उसको बोलते हैं डक्ट। समझ आया? अगर मैं ये बोलूं ये, तो ये तो ट्यूब्यूल है, पर ये जहां से इट वाज गिवन आउट ये हो जाएगी डक्ट। Okay. आर यू अंडरस्टैंडिंग? ओके। Yes. अब देखो सेम चीज यहाँ पे दिखाई हुई है, ये है आपका बाउमेंस कैप्सूल, ये है आपका ग्लोमेरुलस। अब ये तो मैंने आपको बताया कि ग्लोमेरुलस इज अ बंच ऑफ कैपिलरीज, पर कैपिलरी किस में से बनती है? जब आर्टरी डिवाइड होती है तब कैपिलरी बनती है ना, तो कौन हाँ सी मैम, आर्टरी छोटी छोटी डिवाइड? आर्टरी को मिला के थिन वॉल आर्टरी कैपिलरी बनती है। नहीं, जो बड़ी आर्टरी है जब वो छोटे में डिवाइड होती है तो उसको बोला जाता है आर्टीरियोल। दिस इज आर्टरी एंड दिस इज आर्टीरियोल। और वो फर्दर डिवाइड होगी और फर्दर डिवाइड होगी, तो जो माइन्यूटेस्ट डिवीजन है सबसे पतली वाली उसको बोलेंगे कैपिलरी। तो रीनल आर्टरी डिवाइड होके कैपिलरी बनाएगी। अब ये रीनल का मतलब क्या है? एनीथिंग दैट इज रिलेटेड टू किडनी इज नोन एज रीनल। जो किडनी की आर्टरी है वो है रीनल आर्टरी, जो किडनी से वेन जाती है उसको आप बोलोगे रीनल वेन। समझ आया? तो इसका नाम भी याद रखेंगे कि बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, जो रीनल आर्टरी है वो डिवाइड हुई और उसने समझ गया, वो रीनल आर्टरी डिवाइड, हाँ समझ गया। वो डिवाइड होके ग्लोमेरुलस बनाया उसने। अब ये ग्लोमेरुलस क्या करेगा? ब्लड को फिल्टर करेगा। अगर आपको यहाँ पे दिख